हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हम लोग एक वीडियो में 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे और ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके प्रकाश से और विद्युत से रिलेटेड होंगे और ये जितने सारे प्रश्न होंगे आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे और आपके 10वीं के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण ये साबित होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी बोर्ड हो, अगर आपका बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है या कोई भी बोर्ड हो, इसमें भी दोस्तों आपको पता है कि जो प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही उठा करके पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप 10वीं कक्षा में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये आज जो हम लोग 10 प्रश्न कराने वाले हैं ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और विद्या स्मार्ट कोचिंग से जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग आज का 11वां प्रश्न यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पहले हम लोग 10 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो 10 प्रश्न आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाइए उस वीडियो को आप पूरा देखिए और ये पूरा कंसेप्ट जो है प्रीवियस वीडियो पे ही आधारित होगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, उसके बाद सारा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी सब दोस्तों थ्योरी हम लोग पढ़ लिए हैं, बस यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्जाम नजदीक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है और 11वां प्रश्न, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसका किरण आरेख बनाना है और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस सवाल में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और फोकस दूरी यानी f बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। और देखिए दोस्तों अवतल दर्पण है तो इसके लिए फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी हमने यहाँ रख लिया। फिर कह रहा है एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु है दोस्तों, तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर -8, क्योंकि दोस्तों हम लोग u की दूरी जो है माइनस में नापते हैं। जब क्लास हुआ था दोस्तों तो उस समय हमने बताया था कि कार्तीय चिन्ह जो होते हैं वो कैसे रखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे u का वैल्यू -8 हो जाएगा। अब इसमें v की वैल्यू पूछ रहा है और इसका किरण आरेख भी बनाने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले इसको हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, उसके बाद किरण आरेख बना करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र हम लोग जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब यहाँ जो वैल्यू दिए सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो 1/f के जगह पे -16 और v की वैल्यू ज्ञात करनी है और इधर u के जगह पे -8, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कि आगे स्टेप में ले चलते हैं, तो 1/-16 बराबर 1/v, ये प्लस और माइनस का दोस्तों गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -1/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस है तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/16 प्लस 1/8 बराबर 1/v, चाहे 1/v, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इधर जो है माइनस है तो इधर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस का क्या पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 16 और 8 का एलसीएम दोस्तों 16 होगा, 16 एकम 16 और यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे, 8 दूना के 16 प्लस 2। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/16 बराबर 1/v। फिर ये गुणा कर लीजिए आपस में, तो v बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रकृति कितनी हो गई इसकी 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर दूर पर दोस्तों आपका इमेज बना है। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और v बराबर दोस्तों 16 आया हुआ है, तो ये इसकी क्या स्थिति होगी यहाँ पे देखेंगे। तो अगर इस तरह हम लोग देखें तो अगर इसको लिखे तो क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आभासी है, ठीक है। आभासी सीधा, आभासी है तो दोस्तों कैसा बनेगा सीधा,
आभासी सीधा, चाहे सीधा आभासी कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए सीधा सही सही लिख देते हैं। चित्र जो है सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इमेज कितना है 16 है और यहाँ पे वस्तु की लंबाई कितनी है, सॉरी वस्तु की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर और यहाँ चित्र क्या है 16 सेंटीमीटर पर बना है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे आभासी बना है क्योंकि पॉजिटिव में है और सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। अब यही चीज जो है हम लोग किससे करेंगे, किरण आरेख बना करके देखेंगे कि क्या ये आंसर सही है, क्या इमेज पॉजिटिव में और 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले एक हम लोग क्या बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। चलिए हमने एक अवतल दर्पण ड्रा कर दिया। ये यमयन इसका क्या होता है दोस्तों, द्वारक होता है। इसका मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। और ये जिस केंद्र का भाग होता है वो वक्रता केंद्र, और यहाँ पे इसके वक्रता केंद्र के आधे दूरी पे फोकस दूरी होती है। ठीक है, या मुख्य फोकस होता है। अगर यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो फोकस की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी है दोस्तों वो कितना दे रहा है, ठीक है, फोकस दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद वस्तु को कहाँ रखना है, तो 8 सेंटीमीटर पर। तो 16 की आधा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वस्तु की दूरी है और यह कितना है 8 सेंटीमीटर। हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जब अवतल दर्पण को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए ये हमारी वस्तु है। अब दूसरा जो है कि कलर ले लेते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होके जाएंगी, मुख्य फोकस से होके जाएंगी। इतना क्लियर है आपको। अब अगला चलता है। एक किरण और आवश्यकता होगी दोस्तों, क्योंकि किरण आरेख बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक किरण हम लोग वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। तो वक्रता केंद्र से टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली आएगी। तो अगर ध्यान से इधर देखेंगे तो इस साइड जो है कि किरणों का क्या दूरी बढ़ रही है आपस में, तो इधर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इसलिए इधर जो है कि हम लोग डाट डाट करके आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये आगे हो सके तो ये किरणें आपको काटती हुई मिलेंगी। तो यहाँ देखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ आभासी सीधा और दर्पण के पीछे और कितना सेंटीमीटर दूरी पर बना है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर बना। तो ये रहा दोस्तों आपका किरण आरेख। और इस तरह जो है कि किरण आरेख बनाएंगे। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, चाहे दर्पण के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये जो है कि 6वीं स्थिति है। और 6वीं स्थिति में दोस्तों प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये जो है कि आप इस सवाल को देख सकते हैं। इसी तरह जो है कि सवाल लगेंगे और इस तरह कोई और भी सवाल पूछा जाता है तो उसी तरह इसको लगा के चले आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर दोस्तों कोई भी सवाल अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो पीछे रिवीजन करके या पीछे प्रीवियस करके पीछे करके देख सकते हैं आप, खुद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। करा एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की किरण आरेख बनाकर दिखाइए। इसमें भी दोस्तों किरण आरेख बनाना है। और जब किरण आरेख बनाने के लिए बोले तो आप किरण आरेख जरूर बनाएं, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। करा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यानी एफ बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस। करा है उसके सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी u बराबर -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है और किरण आरेख भी खींचनी है। तो यहाँ पे हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें दोस्तों हम लोग वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखेंगे f की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 1/-20 बराबर 1/v की वैल्यू पूछ रहा है माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -20। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं।
तो 1/-20 बराबर 1/v, माइनस और माइनस का मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका +20। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे तो 1/-20, ये प्लस है, इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20 बराबर 1/v। यहाँ पे देखेंगे एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा -1 और ये -1 बराबर 1/v, क्योंकि 20 से कम 20, 20 से कम 20। अब यहाँ देखेंगे तो दोस्तों -2 बटे कितना 20 बराबर 1/v। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, अगर कटाना है तो कटा लीजिए, चाहे इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा -2v बराबर 20, तो v बराबर कितना हो जाएगा 20/2 और माइनस, तो इधर कटाएंगे दोस्तों तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, v बराबर आ जाएगा आपका 10, क्योंकि 2 दाम में 20 यानी 10 आपका कट के आया, तो इधर v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिबिंब की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ माइनस भी है, तो यहाँ भी माइनस हम लगा देंगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति आई -10 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इसका सबसे पहले हम लोग किरण आरेख बनाएंगे, उसके बाद स्थिति को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि किरण आरेख भी बनाना है। तो चलिए एक हम लोग क्या बना लेते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और हम लोग जानते हैं दोस्तों जो लेंस किनारों पे क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बीच में पतले होते हैं, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, और ये अवतल लेंस आपके सामने। अवतल लेंस में दोस्तों क्या होता है, इधर जो है हम लोग f2 मानते हैं, और इधर हम लोग C2, और इधर हमने f1 मान लिया, इधर हमने C2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग वस्तु को रखेंगे, कर अब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहाँ की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु भी कितनी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी फोकस दूरी पे ही वस्तु को क्या किया गया है, मुख्य फोकस पे ही वस्तु को रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वस्तु को रख देते हैं। अब देखिए इसके लिए भी 2 किरण की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ जो है कि क्या हो जाएगी, फैल जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, इधर जाकर के फैल जाएगी, क्योंकि ये अपसारी लेंस होते हैं तो किरणों को फैला देते हैं। अब एक किरण जो है दोस्तों हम लोग कहां से गुजारेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो चलिए एक जो है कि हम लोग यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं, तो ये किरणें जो है कि सीधे बिना विचलित हुए निकल जाएंगी। तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो एक किरण जो है कि विचलित होकर उधर जा रही है और एक किरण सीधे निकल जा रही है, तो क्या बताइए इधर कहीं चांस है इसके मिलने के, तो नहीं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इस वाली किरण को हम लोग डाट डाट करके मुख्य फोकस से लेके जाएंगे, जाती हुई प्रतीत होगी, तो देखेंगे तो 2 किरणें यहाँ आपस में काटेंगी और यहीं पे प्रतिबिंब आपका बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब AB है, तो यहाँ पे A' और B' प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग फोकस पे रखेंगे या कहीं भी रखेंगे, तो ये अवतल लेंस है और उससे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशिक केंद्र और इस फोकस के बीच में बनेंगे, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो यहां जो प्रतिबिंब की स्थिति आपको लिखनी होगी वो क्या लिखनी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है आभासी बना है, सीधा बना है, वस्तु से छोटा बना है। तो इस तरह जो है कि किरण आरेख भी दोस्तों बना देंगे और इस तरह सवाल भी लगा देंगे, और आपका सवाल कहीं गलत होने वाला नहीं है और आपको टोटल नंबर यहाँ पे एग्जाम में मिलेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो ये सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, क्योंकि दोस्तों 10 प्रश्न करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो जल्दी जल्दी हम लोग आज करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों ये प्रश्न है 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, कह रहा है विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है,
200 वाट के एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है, गणना कीजिए। हीटर में प्रवाहित धारा निकालना है, हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है और 10 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है ये निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य जो होता है दोस्तों, किसी भी विद्युत उपकरण अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें साफ साफ कह रहा है कि किसी विद्युत उपकरण हो या कोई विद्युत परिपथ हो, उसमें जितनी ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है, आपकी विद्युत शक्ति कहलाती है। या एक शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी भी उपकरण द्वारा कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे अगर हम लोग की शक्ति की बात की जाए तो हम लोग कहते हैं कार्य करने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं। उसी प्रकार किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की समय दर को क्या कह सकते हैं, विद्युत शक्ति कह सकते हैं। या ये वाली परिभाषा भी अगर आप साफ साफ लिख देते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए तो इसकी सामर्थ्य क्या हो, P हो, तो उसका किया गया कार्य या ऊर्जा व्यय कितना समय दर में T हो। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो जाता है किसका, शक्ति का। शक्ति का सूत्र हो जाता है P बराबर W/T, जहां हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, VIT। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा, W के जगह पे हम लोग VIT लिख सकते हैं, अब बटे में T से T कैंसिल कर देंगे तो P बराबर क्या, VI। एक फार्मूला हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं शक्ति का, P बराबर VI। या दोस्तों अगर P बराबर और अगर एक फार्मूला निकालना चाहते हैं तो P बराबर हम लोग जानते हैं V की जगह पे होता है I इंटू R, तो यहाँ पे हम लोग I इंटू R इंटू I भी कर सकते हैं। तो यहाँ I और I का स्क्वायर हो जाता है, यानी V स्क्वायर चाहे I स्क्वायर R भी होता है। ठीक है, यहाँ P का वैल्यू I स्क्वायर R भी हो सकता है। और सारे फार्मूले दोस्तों इसके बन सकते हैं। तो जितने सूत्र आपको याद होंगे उतने फार्मूले यहाँ पे आप बनाते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे V बराबर क्या होता है, I इंटू R। इसीलिए यहाँ पे हम लोग V के जगह पे I और R रख दिए और I का स्क्वायर हो गया और R, यानी ये भी एक फार्मूला आपका यहाँ से बन सकता है, शक्ति बराबर I स्क्वायर R भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है हीटर में प्रवाहित धारा यानी I की वैल्यू आपसे पूछ रही है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें पहला अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, यानी वाट यानी शक्ति दिया है P बराबर 200 वाट। ठीक है, उसके बाद हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा हुआ है, यानी V की वैल्यू कितनी दी गई है, 250 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग हीटर में प्रवाहित धारा निकालना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं P बराबर अभी हम लोग कौन सा फार्मूला निकाले हैं, V इंटू I, और I की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग P बराबर V इंटू I, P का वैल्यू जितना दिया है और I की वैल्यू निकालनी है, V का वैल्यू जितना दिया है वो रख देंगे। चलिए इधर जो है कि 200 बराबर V की वैल्यू कितनी है, 250 अगुड़े I। तो अगर I की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 200 बटे 250। अब इधर कटवा लीजिए, कट गया है। I बराबर 5 चौको 20, 5 पचे 25, I बराबर 0.8 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 एम्पियर I की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई। I का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 0.8 एम्पियर। अब आगे देखेंगे, कह रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए। अब इसमें प्रतिरोध भी ज्ञात करने हैं आपको, तो प्रतिरोध को हम लोग यहां से निकाल देते हैं। ऊपर अभी स्पेस है क्योंकि एक सवाल और अभी लगाना है इसमें। तो हम लोग जानते हैं हीटर के तार का प्रतिरोध यानी R की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं P बराबर दे दिया है 200 वाट और V बराबर दिया है 250 वोल्ट, और I की वैल्यू भी दोस्तों हम लोग 0.8 एम्पियर हम लोग यहाँ से निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं कि अगर R निकालना हो तो V और I और R में क्या संबंध होता है, तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है। तो V की वैल्यू दिया है कितना, 250 वोल्ट, और I की वैल्यू कितना 0.8, और R की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू कितना हो जाएगी 250 अब बटे कितना 0.8। तो R की वैल्यू कितना हो जाएगी, इधर कर लो दोस्तों 2500, इधर 8,
अब 2500 में 8 की भाग दे दीजिए। चलिए भाग दे देते हैं 2500 बटे 8, कितना 8 त्रिके 24, बचेगा दोस्तों कितना 1 0, 8 एकम 8, बचा कितना 2, फिर 1 0 हम लोग ये तार देंगे, 8 दूना के 16, बचेगा दोस्तों कितना 4, 8 बचे 40, यानी 312.5। जब इसको आप भाग देंगे दोस्तों तो 312.5 ओम, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 312.5 ओम। ठीक है, ये दोस्तों हीटर में कितना इतने की उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। अब दोस्तों तीसरा यहाँ पे शब्द कह रहा है 10 घंटे में व्यतीत ऊर्जा की गणना कीजिए। 10 घंटा में कुल कितनी ऊर्जा यहाँ पे व्यय होगी। तो ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों, इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग जानते हैं H बराबर होता है I² R और T। ठीक है, तो H की वैल्यू अगर निकालनी है तो I की वैल्यू कितनी निकली है दोस्तों 0.8, तो 0.8 का हम लोग क्या कर देंगे वर्ग, R की वैल्यू 312.5 और T का वैल्यू कितना 10। अब यहाँ पे H से हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ टोटल 8 8 64, इन्हें 64 आ गया, 0.2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, अगुड़े 312 अगुड़े 10.5, सॉरी 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 1 दशमलव हट भी जाएगा, तो यहाँ पे सीधे H बराबर, अब इसमें गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 31 25 में 64 का गुणा कर दो, 31 25 में 64 का गुणा कर देते हैं, 4 5 20 को 0, 4 दूना के 8 10 को 0, 4 एकम 4, 4 1 5, 4 3 12, 6 5 30 को 0, 6 दूना के 12, 3 15, 6 एकम 6 1 7, 6 3 18, 0 0 10, 7 दूना 1 10, 8 1 9, 1 10, 1 1 2, कितना आ गया दोस्तों लगभग इतना आ गया, 2 अंक पे दशमलव हमने लगा दिया, कितना आ गया इधर आपका आ गया 2000 जूल, कितना 2000 जूल में। लेकिन दोस्तों अगर इसको किलो जूल में पूछेगा तो H बराबर 1000 से भाग दे देंगे, यानी 2 किलो जूल। इसका कितनी उष्मा निकलेगी दोस्तों 2, H बराबर 2 किलो जूल। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर कितना निकल के आ गया इसका 2 किलो जूल। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसका जो है कि किस तरह निकला हुआ है, इसमें पूरा सैंपल भर गया दोस्तों। तो एक बार जो है कि इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये दूसरे का ये पहले का और ये दोस्तों दूसरे का सॉल्व है और तीसरे का हमने उधर कर दिया, एकदम स्टेप वाइज हमने यहाँ पे लगाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार जो है कि पीछे करके या फिर दोबारा देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 13 नंबर का प्रश्न था और बहुत ही लेंथी प्रश्न था, इसमें 3 या 4 प्रश्न पूछ दिए गए थे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपको फार्मूले पता है, तो कितना भी बड़ा प्रश्न दे आ जाएगा तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा जो है कि ये सवाल नहीं है, बस आपको स्टेप याद होने चाहिए कि कैसे आपको लगाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये जो है कि 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार जो है कि एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है, प्रति सेकेंड इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा, यानी धारा का मान कितना दिया है 10 एम्पियर प्रति सेकेंड, यानी टी की वैल्यू कितना 1 सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोस्तों एन की वैल्यू पूछ रहा है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश दे दिया, यानी ई बराबर दे दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या है कि अगर आवेशों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका एक फार्मूला होता है Q बराबर N × E, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आवेशों की संख्या चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, N से हम लोग निकालते हैं। और Q यहाँ पे आवेश होता है और E जो है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि अगर यहाँ पे Q, अगर n निकालना है तो यहाँ पे Q और E की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो बस E की वैल्यू पता है लेकिन Q की वैल्यू पता नहीं है। लेकिन हम लोग दोस्तों एक फार्मूला और जानते हैं, आवेशों की प्रवाह की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर यहां से हम लोग देखें तो I का वैल्यू Q/T होता है, चाहे हम लोग जानते हैं, इसको भी हम लोग जानते हैं Q बराबर I/T, वही फार्मूला है। तो हम लोग इस पे लगाते हैं, यहां से Q का वैल्यू हमको पता चल जाएगा क्योंकि I की वैल्यू और T की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो Q बराबर I की वैल्यू 10 और T की वैल्यू 1, यानी Q बराबर 10 कूलाम। Q के वैल्यू यानी आवेश की मात्रा कितनी प्राप्त होगी दोस्तों, 10 कूलाम। अब इसको इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए इस वाले में हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं। तो Q बराबर N/E, Q की वैल्यू कितना है 10, तो Q की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10, और N का वैल्यू निकालना है, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 दिया हुआ है। अब दोस्तों N बराबर निकालेंगे तो 10/1.6 गुणे 10 पे घाते -19। अब यहाँ N की वैल्यू देखेंगे दोस्तों, 1 दशमलव हटा देते हैं यहाँ से तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 100 हो जाएगा, अब बटे नीचे कितना 16, और दोस्तों इस घात को ऊपर लेते चले जाते हैं तो 10 पे घाते ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +19। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब N बराबर 100 में 16 की भाग देते हैं दोस्तों, 100 में अगर 16 की भाग देते हैं तो इधर जो है कि आप भाग देकर देख लीजिए कितनी बार कट रहा है। 100 में 16 की भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा 96। ठीक है, बचेगा कितना दोस्तों 4, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 16 दूना के 32, 48, अगर 3 बार जाएंगे तो अधिक जाएगा, 16 दूना के 32, 32 बार यहाँ 32 बार में जाएगा, सॉरी 2 बार में जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 16 × 80, यानी दोस्तों 6.25 पे टोटल जाकर के भाग क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो इसका कटाने पर 6.25 आएगा गुणे 10 पे घाते ये +19। तो यहाँ दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 पे घाते 19 होगी, और यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुणे 10 पे घाते 19। आप देख सकते हैं यहाँ पे I की वैल्यू दी थी, T की वैल्यू दी थी, N की वैल्यू पूछा था। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जो है कि आप अंशतः उत्तर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये फार्मूले सारे आप लोग याद कर लीजिए, और कहीं ना कहीं जितने सारे अगर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रयोग करते जाएंगे, सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये प्रश्न दोस्तों ऐसे ही लगेगा, और इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको इसी तरह लगाने हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, और 15 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है। हीटर में प्रवाहित धारा यानी I की वैल्यू ज्ञात करनी है। हीटर के तार का प्रतिरोध यानी R दोस्तों आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते समय जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा फार्मूला लगता है। यहाँ पे वाट लिखा है, तो जहां वाट लिखा रहता है दोस्तों हम लोग P की वैल्यू होती है यानी सामर्थ्य होती है, तो ये 1500 वाट। ठीक है, 1500 वाट W से लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में ही लिख देते हैं। विद्युत हीटर को 250 वोल्ट यानी V बराबर कितना 250 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा गया है। तो हीटर में प्रवाहित धारा, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे हीटर में प्रवाहित धारा। पहला देखेंगे यहाँ पे हम लोग हीटर में प्रवाहित धारा क्या I की वैल्यू क्या होगी, यही हमको देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर शक्ति दिया हो, V दिया हो, तो P का रिलेशन क्या होता है V और I के साथ, यानी VI, यानी सामर्थ्य का रिलेशन होता है P बराबर V इंटू I। अब इसी फार्मूले में दोस्तों हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं कि P की वैल्यू है 1500 और V की वैल्यू है 250 और I की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो I बराबर कितना हो जाएगा 1500 बटे 250।
एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो। अगर आई की वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना 25 छक्का 150 होता है, यानी 6 बार में आपका कट जाएगा, यानी 6 एम्पियर आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी धारा का मान कितना हो गया 6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे धारा का मान याद हो गया, यानी ज्ञात हो गया, यानी हीटर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों 6 एम्पियर की। ठीक है, अब आर ज्ञात करना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का प्रतिरोध। अब हीटर के तार का प्रतिरोध यानी दोस्तों आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि P में, V में और R में क्या संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर P बराबर है तो P का V²/R रिलेशन होता है। ये फार्मूला होता है P बराबर V²/R। चाहे दोस्तों इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, अगर ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर V का वैल्यू दिया है और I की वैल्यू भी अगर आपको प्राप्त हो गई तो आप इस फार्मूले पे भी लगा सकते हैं, ओम के नियम से भी लगा सकते हैं, V बराबर I × R। तो दोनों नियमों से लगाएंगे, सेम आंसर आपका निकल के आएगा। चलिए हम लोग इस वाले नियम से लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो P का वैल्यू दोस्तों कितना दिया है, P का वैल्यू 1500, यहाँ हम रख देते हैं 1500, और V की वैल्यू कितनी है 250, यानी 250 का वर्ग अपान R की वैल्यू निकालना। तो R बराबर अगर देखेंगे आपसे तो 2500 गुणे 2500 बटे में 1500, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ पे देखेंगे तो R की वैल्यू 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। ठीक है, तो 25 पचे कितना होता है 125, अब बटे में दोस्तों नीचे क्या हो जाएगा 3। 125 में 3 का भाग दे दीजिए, तो इधर कटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ कटा के हम लोग लिख देते हैं। अगर कटाएंगे तो 3 चौको 12, बचा कितना 3 एकम 3, बचा कितना 2.0, 3 छक 18, फिर बचेगा 2 यानी 3 छक 18, यानी 41.66 ओम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आर की वैल्यू हो जाएगी, यानी आर बराबर कितना 41.66 ओम। अगर दोस्तों वहां भी निकालेंगे तो हम लोग का वैल्यू उतना ही आएगा, तो चलिए उससे भी निकाल के देख लेते हैं। V की वैल्यू कितनी आई हुई है 250, चलिए इसको 250 लिख देते हैं, और I की वैल्यू कितनी आई हुई है दोस्तों 6, कितना आया हुआ है 6, और R की वैल्यू पूछ रहा है। तो R बराबर निकालेंगे दोस्तों तो 250 बटे कितना 6, अगर 250 में 6 का भाग देंगे देखेंगे कितना आना चाहिए, तो दोस्तों 41.66 आना चाहिए। 6 चौको 24, कितना बचा 1 0, फिर 6 कम 6, बचा कितना 4, फिर 10 बढ़ाएंगे 0, उसके बाद छछड़ा के 36, फिर बचा 4, छछड़ा के 36, यानी 41.66। यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 41.66 ओम। यानी जो फार्मूले अगर आपको याद हो दोस्तों, किसी भी फार्मूले से आप आर की वैल्यू आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सभी सेम आएगा। तो ये दोस्तों प्रथम मेथड था लगाने का, और ये दूसरा मेथड था, यानी कोई भी मेथड से आप लगा सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपको सही लगे आप उससे लगा करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आप केवल एक ही विधि इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अगले में देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रकाश से एक प्रश्न देखेंगे। एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा इससे बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा? दोस्तों रेखीय आवर्धन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, m बराबर I/O बराबर V/U होता है। ठीक है, इस तरह का कुछ फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो दिया है सबसे पहले उस पर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। कह रहा है, कभी भी हमने बताया था कि जब वस्तु की लंबाई कहता है तो उसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी O से लिखते हैं, और अगर पूछता है प्रतिबिंब की लंबाई तो हाइट ऑफ इमेज यानी I से लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कर रहा है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी O बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तथा इससे बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यानी जो I है, I की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यानी रेखीय आवर्धन को हम लोग यम से लिखते हैं, यानी यम को पूछ रहा है
तो दोस्तों हम लोग जानते हैं यम का फार्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई बटे वस्तु की लंबाई यानी ओ, यानी यम बराबर आई की वैल्यू दोस्तों है 3 और ओ की वैल्यू है 5। तो अगर दोस्तों इसको कटाएंगे तो यम बराबर 0.6 गुना, कितना 0.6 गुना, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था और ये आसान प्रश्न जी दोस्तों आपसे 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसे जो है कि प्रश्न लगता है। अब देखिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है 100 ओम का एक विद्युत लैंप और 500 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। इस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा? उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित करें, यानी एक विद्युत प्रतिरोध भी है और इसी तरह जो है कि उसको संयोजित करना है और इतनी धारा वो भी लेता है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। तो ये अभी ज्ञात कीजिए कि उस विद्युत स्त्री से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले जो दिया है दोस्तों उसको देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक आर की वैल्यू कितनी है, यानी R1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 100, R2 की वैल्यू मान लेते हैं 50 और R3 की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, और विभवांतर कितने का है, यानी V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट। और इसको जोड़ा किस क्रम में गया है, पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो सबसे पहले इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो सबसे पहले 1/R बराबर निकालेंगे तो 1/100 ओम प्लस 1/50 ओम प्लस 1/500 ओम, कितना 500 ओम। यहाँ पे 3 ही प्रतिरोध है दोस्तों, तो 3 ही लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉसा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी 500 है और 100 बचे 500 प्लस 50 से 50 दाम है 500 प्लस 500 एकम 500। ये आपको सभी को पता होगा कैसे लगता है। तो अब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 1/R की वैल्यू इतनी हो गई, तो 1/R की वैल्यू अब कितनी हो गई 10 5 15 1 16, 16 बटे कितना 500। त्रियक गुणा कर लीजिए, 16R बराबर 500 तो R बराबर 500/16। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 500/16। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं आसानी से। चलिए 500 में 16 का भाग दे के देख लेते हैं कितना आपका आंसर आता है। 16 तिया 48, कितना बचा 2, 16 एकम 16, कितना बचा 4। फिर उसके बाद यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे 0 16, 16 है ना, 16 दुना के 32, कितना 32, बचेगा 8, 16 पचे 80, यानी 31.25। यहाँ पे R की वैल्यू दोस्तों 31.25 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R बराबर 31.25 ओम यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पे प्रतिरोध तो दोस्तों निकल के आ गया, इन सभी का टोटल प्रतिरोध कितना है और V की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, V भी दिया हुआ है और R भी निकल गया। तो बताइए हम लोग धारा निकाल सकते हैं कि नहीं, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग देखेंगे उस स्त्री में या प्रेस में कितनी धारा बहेगी। तो V बराबर I इंटू R। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों 220 वोल्ट, तो यहाँ पे 220 वोल्ट यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। I की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू 31.25 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, धारा का मान निकालने के लिए इसको पक्षांतर कर देते हैं। I बराबर 220/31.25। यहाँ पे कटाने पे दोस्तों इसका जो वैल्यू होगा I बराबर 7.04 एम्पियर। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.04 एम्पियर, यानी जो स्त्री जो होगा प्रेस होगा इसमें भी कितनी धारा बहेगी 7.04 और स्त्री का भी जो है कि प्रतिरोध कितना होगा 31.25 होगा। तो इस तरह जो है कि इस सवाल को लगाएंगे दोस्तों, ये सवाल इसी तरह लगेंगे। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत डिफिकल्ट होता है वीडियो बनाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जा करके वीडियो बनता है। तो प्लीज़ आप दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। और इस तरह के प्रश्न अगर आप लोग का प्यार सही से बना रहा तो इस तरह के प्रश्न हम लोग अभी आगे भी हल करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षाएं नज़दीक हो गई हैं
और आप ज़्यादा न पढ़ करके जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छी रणनीति बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि प्रीवियस ईयर पढ़ने का प्रयास करिए। अब देखिए 60 वाट सामर्थ्य, 60 वाट सामर्थ्य के एक विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कुल कितनी जूल ऊर्जा व्यय होगी तथा 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत मूल्य कितना देय होगा। यह भी पूछना है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि कुल कितनी यूनिट जो है कि घर में बिजली खर्च हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग घर में व्यय होने वाली ऊर्जा का सूत्र हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक सूत्र होता है घर में व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन, अब बटे में दोस्तों 1000। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। अगर दिया हुआ में देखेंगे तो P बराबर कितना दिया है 60 वाट और 10 घंटे यानी T का वैल्यू कितना हुआ है 10 घंटे, और दिन कितना दिया हुआ है दोस्तों, दिन दिया हुआ है 30 दिन, और प्रति यूनिट 2 रुपया खर्च हो रहा है। तो हम लोग यहां पे जानते हैं ऊर्जा व्यय ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, व्यय ऊर्जा बराबर P गुणे T गुणे D अपान 1000। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है 60 और T की वैल्यू कितनी है 10 और दिन की वैल्यू कितनी है दोस्तों 30, अब बटे में 1000। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वाट घंटा दिन, वाट घंटा दिन, और आपका जो है कि ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये 60 मैंने कर दिया है, वाट को P से लिख दिया है, घंटा को T से लिख दिया और दिन को D से लिख दिया है, बस और कुछ किया नहीं है। ठीक है, उसके बाद 60 इसका वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू 10 दिया है और इसका वैल्यू कितना दिया है 30 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। चलिए कट गया 36 18, कितना बचा 18 यूनिट, यानी टोटल जो बिजली खर्च होगी दोस्तों व्यय ऊर्जा, घर में जो पूरी व्यय ऊर्जा होगी वो कितनी होगी 18 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट खर्च हो रही है 18 यूनिट, और एक यूनिट का दाम दिया है 2 रुपया, 2 रुपए प्रति यूनिट। एक यूनिट का दाम जब 2 रुपया है तो एक 18 यूनिट का कुल देय कितना होगा 18 गुणे 2 बराबर 36 रुपया। कितना रुपया दे होगा दोस्तों 36 रुपया। तो बिल कितना देना होगा घर वाले को 36 रुपया देना होगा, क्योंकि एक यूनिट की 2 रुपया है तो 18 यूनिट की 36 रुपया होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न और थोड़े से डिफिकल्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तब जो है कि आपको आसानी से प्रश्न आ जाएगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न, और ये तो और भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ये आया हुआ प्रश्न है और एनसीईआरटी का भी प्रश्न समझ लीजिए। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध को 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो जाए। देखिए कह रहा है कि 3 ठो आपको प्रतिरोध लेना है, 6 ओम का 3 ठो प्रतिरोध है, 6 ओम और 6 ओम। कह रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, आपको किस तरह जोड़ना है कि सबका प्रतिरोध इसका एक बार 9 ओम हो और एक बार 4 ओम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एक बार मैं क्या करता हूं, सबको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो 6 6 12 6 कितना 18 ओम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो 18 ओम हो जा रहा है, यानी श्रेणी क्रम में तीनों नहीं रहेंगे। तो एक मैं बार क्या करता हूं, दोनों को एक बार समांतर क्रम में जोड़ देता हूं, फिर एक को श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं, देखता हूं क्या आता है क्या नहीं आंसर बताओ। चलो एक बार मैं क्या करता हूं, इन 6 ओम और 6 ओम को और एक बार फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूं। तो एक बार अगर 1/6 प्लस 1/6 करके हल करूंगा तो 6 1 + 1 यानी 2/6 यानी 3 आएगा, प्लस ये 6 अगर जोड़ूंगा दोस्तों तो कितना 9 ओम आपके आसानी से आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे 9 ओम आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इसको जो है कि हम लोग इसी तरह जोड़ करके लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहां हम लोग लिखेंगे
कि दो 6 ओम के प्रतिरोधों को एक बार समांतर क्रम में तथा एक 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, पूरा इस तरह लिखना होगा आपको, तब जो है कि नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका फिगर एक बार बना देते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। अगर फिगर बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ 6 ओम, यहाँ 6 ओम और 6 ओम इसको, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/r बराबर, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 1/6 प्लस 1/6, इसको r1 मान लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे 1/r1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6, 6 कम 6 प्लस 6 कम 6 यानी r1 बराबर 6/2, यानी r1 की वैल्यू कितनी 3। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अब कितना आ गया 3 ओम आ गया, और ये 6 ओम का लगा हुआ है। अब देखेंगे 3 ओम और 6 ओम किस में जुड़े हैं। देखिए अगर ये आपको आता है तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लोग यहाँ पे देखने में ही समझ में आ रहा है कि 3 ओम और 6 ओम किस में श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R बराबर इसका मान आया है 3, इसका मान दिया है यहाँ पे 6, तो R का वैल्यू कितना आ गया 9 ओम आसानी से आ गया। यानी 9 ओम प्राप्त करने के लिए 2 को आपको समांतर क्रम में और 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, तभी जो है कि टोटल प्रतिरोध कितना आएगा 9 ओम आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 4 ओम हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। 4 ओम कब आएगा, तो एक बार क्या करते हैं 2 को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़कर देख लेते हैं। यानी 1 बराबर 1 प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो यहाँ 6 ओम और यहाँ 6 ओम श्रेणी क्रम में, और 1 को जो है कि हम लोग यहाँ किस में जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। तो यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, चलो एक बार करके देख लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये कितना 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे 1/12 प्लस 1/6, तो देखते हैं 4 आना चाहिए, तो 12, 12 कम 12, 6 दूना के 12 यानी 3/12, तो इसका करेंगे दोस्तों तो कितना 4 हो जाएगा, यानी इसी तरह जोड़ना होगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं, लिखेंगे 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पहले 2 6 ओम को, पहले 2 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, तथा एक 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको और इसको श्रेणी क्रम में है तो इसको निकालेंगे, तो मान लेते हैं इसको R1 इसको R2, इन दोनों को R1 मान के सॉल्व करते हैं। तो 6 ओम प्लस 6 ओम यानी R1 की वैल्यू कितनी होगी 12 ओम। ठीक है, और R2 बराबर किस में मान लेते हैं, कितना दिया है 6 ओम दिया है। तो अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 12 ओम, फिर ये कितना हो जाएगा 6 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। यानी 1/r बराबर निकाल देंगे 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r का वैल्यू 12 दिया है इसका, और इसका कितना 6, तो यहाँ से r बराबर निकालेंगे 1/r बराबर लॉसा ले लेंगे 12, 12 कम 12, 6 दूना के 12, यानी इधर दोस्तों r बराबर 12/3, तो r की वैल्यू कितनी 4 ओम। देखिए
आराम से 4 ओम आ गया और इधर कितना आ गया 9 ओम आ गया। तो इस तरह जो है कि संयोजन होगा। अगर इस तरह प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में या प्री बोर्ड में या कहीं भी पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक बार 2 बार रख करके आपको रिपीट करके चेक करना होगा कि किस तरह लगाने से जो है कि हमारा आंसर उस तरह के आ जा रहे हैं। ठीक है, तब जो है कि ये प्रश्न लगेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे कि तीनों को अगर मैं जोड़ देता 36 18 हो जाता। अगर मैं तीनों को इस तरह करता तो 1 1 1 2 1 3 3 या 6 2 कितना आता, समांतर क्रम में जोड़ते तो 2 आता। तो इस तरह हमने क्या किया, एक एक को इस तरह करके चेक किया, जो कि हमको पता चल गया कि किस तरह जो है कि हम लोग रखेंगे तो इस तरह तुल्य प्रतिरोध आएगा और इस तरह आपको लिखना भी पड़ेगा, तब जाकर के आपको टोटल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे और आज का जो है कि लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। और लास्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ जो दिया है सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं। कह रहा है 220 वोल्ट के मेंस से जुड़े एक बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम है, बल्ब के सामर्थ्य की गणना कीजिए, यानी शक्ति पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद बल्ब का प्रतिरोध यानी R की वैल्यू कितना दिया है 484 ओम। तो P यानी सामर्थ्य की गणना करना। हम लोग जानते हैं दोस्तों P का फार्मूला होता है इसके साथ V और R के साथ संबंध जो होता है P बराबर V²/R। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालने के लिए V की वैल्यू रखेंगे यानी 220 गुणे 220। हम लोग आसानी के लिए इसको 2 बार कर देते हैं और R की वैल्यू 484। इसको कटाते हैं। चलिए सबसे पहले छोटे छोटे से इसको कटा कर देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग किससे कटाएं, 2 से कटाएं तो 2 दूनी के 4, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4। यहाँ दोस्तों 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 फिर 0। फिर 2 से एक बार कटा लिए, छोटे से कटाएंगे क्योंकि आप 10वीं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक एक अंकों से कटाना आना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर यहाँ दोस्तों 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब देखिए 11 पचे कितना होता है 55 और 11 11 121। अब देखिए 11 दूना के कितना 22 और 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों P की वैल्यू जो हो जाएगी 20 गुणे 5। कितना बचा 20 गुणे 5। अब यहाँ 20 पचे कितना होता है 100 और ये क्या है P है तो इसको हम लोग वाट से लिखते हैं। तो 100 वाट जो है कि इसकी सामर्थ्य निकल के आपका आएगा किसका, इस बल्ब का। तो इस तरह जो है कि दोस्तों आप एक बार फिर से इसको ट्राई करिए और इस तरह के प्रश्न अगर आपके किसी किताब में भी है तो इस प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिए। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों हमारे कोचिंग का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कोचिंग से जुड़ सकते हैं। और बाकी सब कोई भी क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर या हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहाँ से भी आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।